वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल पर केमिस्ट्री अड्डा में। और आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के साथ, जो कि टॉपिक है आपका कोरोजन ऑफ मेटल्स। देखिए, हमारे आसपास बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिस पर कोरोजन होता है, रस्टिंग होती है। तो आज एक हम कॉमन टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे आसपास हमें देखने को मिल जाएगा। और अभी गर्मियों का सीजन है, कूलर लगाने का मौसम चल रहा है, तो कूलर लगाने की चीजों में हम देख सकते हैं अक्सर इसमें रस्टिंग हो जाया करती है। तो ये रस्टिंग कैसे होती है, आइए आज हम इसी बारे में विस्तार से बात करेंगे, पूरी डिटेल में बात करेंगे कि आखिर कोरोजन होता क्या है, कितने तरह से हम कोरोजन को बचा सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं कोरोजन को बचाने के लिए, और कोरोजन से बचा के हम अपने चीजों को कितने लंबे समय तक के लिए यूज कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं इसी टॉपिक पर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। What is the corrosion? Corrosion is what? Corrosion is a process in which metals comes in combined state and are destructed. It is what? कि metals comes in combined state and are destructed. कि the process of corrosion is means कि whenever metals combine with the other substance, it form a new compound and becomes destructed. मतलब किसी भी compound के साथ, किसी भी substance के साथ metals combine करते हैं और combine करने के साथ वहां पर एक नया कंपाउंड बनाते हैं और उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं, धीरे धीरे अपघटित होने लगते हैं, जिसको हम डिस्ट्रॉय बोलते हैं, डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन। तो कोरोजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मेटल्स की जो लाइफ होती है वो डिक्रीज हो जाती है। तो इजीली समझ सकते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द कोरोजन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कोरोजन को अफेक्ट करते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस फैक्टर्स अफेक्टिंग। देयर इज अ फैक्टर नंबर 1, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। Yes, listen. What is the reactivity of metals? There are three types of metals on the basis of reactivity. One is less reactive, other is high reactivity या more reactive metals, or moderate reactivity metals. So those metals which are more reactive, they can combine with oxygen, CO2 and other gases present in the atmosphere and to form a compound, a destructive compound. Therefore reactive compounds more easily corrode in comparison to least reactive metals, because least reactive metals does not combine with the humidity, with the oxygen, with the CO2 or other gases present in the atmosphere. सो जो मेटल्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं वो कंबाइंड स्टेट में चले जाते हैं, उसके बाद कंपाउंड बनाने के बाद उनकी लाइफ धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर में कभी भी किसी भी एलिमेंट के साथ, गैसेस के साथ कंबाइन नहीं करते, जिससे उनकी लाइफ यानी कि उनका कोरोजन नहीं होता, लाइफ ज्यादा होती है। उम्मीद करता हूं ये वाला पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज, presence of the impurities in the metals. If a metal contain lot of different types of impurities in its state, in its compound, तो there is a lot of rusting occurs. जब किसी भी मेटल में बहुत सारी एलिमेंट्स की जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो जाती है, उसकी वजह से मेटल्स बहुत आसानी से रस्टिंग होने लगते हैं, कोरोड होने लगते हैं। क्योंकि जो इम्प्योर मेटल्स है, इम्प्योरिटी जो प्रेजेंट होती है, उनकी वजह से इजीली, बहुत जल्दी से मेटल्स कोरोड हो जाते हैं और अपनी लाइफ को फिनिश कर लेते हैं। देन थर्ड टॉपिक इज प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। इफ अ मेटल और एनी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन दैट प्लेस वेयर मॉइस्चर और एयर इज प्रेजेंट या ह्यूमिडिटी इन एयर प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट, therefore those metals can be corrode easily or those metals can be rust easily। कि जिन metals को अगर हम in presence of air में, जहां मॉइस्चर ज्यादा हो, नमी ज्यादा हो, ह्यूमिडिटी ज्यादा हो, अगर वहां प्लेस कर देते हैं तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन, CO2 वगैरह कंबाइन करते हैं और कंबाइन करने के बाद मेटल्स को कोरोड कर देते हैं। तो ये तीसरा फैक्टर उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारे घरों में जो कूलर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, वो 1 ईयर में बहुत ज्यादा तरह से बहुत ज्यादा कोरोड हो जाता है उसका टैंक और उसकी जो जाली वगैरह होती है। इट इज ड्यू टू व्हाट? वाटर एंड मॉइस्चर। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इफ अ वाटर or any substance contain electrolytes and electrolytes enhance the corrosion, की एक्टिविटी ऑफ जो कोरोजन होता है वो
इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में एनचांस हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं सॉल्ट सलाइन वाटर की, आयरन का टुकड़ा लेकर सलाइन वाटर में डाल देते हैं, नॉर्मल वाटर में डाल देते हैं, तो सलाइन वाटर में ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं, सॉल्ट ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वहां कोरोजन ज्यादा हो जाता है। तो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एनचांस द एक्टिविटी ऑफ ए कैटलिस्ट, यानी कि एक्टिविटी बढ़ जाती है, रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। देन है स्ट्रेस इन द मेटल, यदि किसी भी मेटल को हम मोड़ दें तो उस पर एक स्ट्रेन आ जाएगा, एक सलवट आ जाएगी, कोई डेंट लगा दें, तो ऐसी जगह पर पानी यानी कि जो वाटर होता है, वाटर के ड्रॉपलेट्स स्टोर हो जाते हैं। वाटर के ड्रॉपलेट्स स्टोर होने की वजह से वहां पर मॉइस्चर एयर की वजह से वो मेटल कोरोड हो सकता है। सो दीज आर द 5 फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द रेट ऑफ कोरोजन, कि रेट ऑफ कोरोजन इंक्रीजेस or decreases according to these factors. These are responsible factor for the corrosion. If we want to stop corrosion, then we have to discuss some new topic, protection from corrosion. There are some topics which tells us how corrosion be prevented, कि corrosion कैसे बचाना है, ये हमारे पास टॉपिक दिया हुआ है यहाँ पर। तो corrosion बचाने के लिए हमारे पास सबसे पहला मेथड आता है बैरियर प्रोटेक्शन। इट इज वेरी सिंपल मेथड कि इन बैरियर प्रोटेक्शन इज देयर इज ए बैरियर, मींस आप लोगों को ऐसा मेथड यूज करना है, इस मेथड के अंदर ऐसा काम करना है कि बैरियर लगाने वाला, मींस आप मेटल के सरफेस और बाहर का जो एटमॉस्फेयर उसका कांटेक्ट बंद कर दें। ठीक है, इसका मतलब क्या करना होगा, एनी सरफेस ऑफ मेटल इज अप्लाई oil, grease, paint, varnish, primer, etc. If we apply oil, grease, paint, varnish, etc. on any metal surface, then moisture, air, gases present in the atmosphere are not contact with the metal surface. So we can easily protect metals from the rusting. अगर हमारे आसपास जो भी मेटल्स हैं उनके ऊपर हम पेंट लगा दें, ग्रीस लगा दें, ऑयल लगा दें, प्राइमर लगा दें, कोई एक लेयर कोटिंग कर दें उनके ऊपर, जिससे कि बाहर का जो एटमॉस्फेयर है वो मेटल के सरफेस से कांटेक्ट में नहीं आएगा, और अगर ऐसा हो जाता है तो इस मेथड को बोला जाता है बैरियर प्रोटेक्शन। सेकंड पे बात करते हैं सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। देखिए सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन इज व्हाट, इफ एनी मेटल इज कोटेड बाय हाईली रिएक्टिव मेटल्स, if any metal is coated by highly reactive metals on its surface, then it is called sacrificial protection। देखिए जब हम किसी भी एक नॉर्मल मेटल में, सपोज आयरन के ऊपर जिंक की लेयर चलाते हैं, निकल की लेयर चलाते हैं, तो एक नॉर्मल मेटल के ऊपर एक रिएक्टिव मेटल की लेयर चला देते हैं, तो जो रिएक्टिव मेटल होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और जो आपका मेटल है जिसकी आप ऑर्नामेंट्स बना चुके हैं, जिसके आप कोई यूटेंसिल्स बना चुके हैं, जिसका आप कोई स्ट्रक्चर बना चुके हैं, वो आपका स्ट्रक्चर, वो आपका ऑब्जेक्ट रस्ट फ्री रहता है। एक्चुअल में होता क्या है, देखिए मैं आपको बता दूं कि जो रस्टिंग होती है ये रिडॉक्स प्रोसेस होती है। क्या होती है, रिडॉक्स प्रोसेस, और इसको रिडॉक्स के इस्तेमाल से हम रस्टिंग से बचा सकते हैं। एक्चुअल में ऑक्सीडेशन को ही रस्टिंग बोला जाता है। किसी भी मेटल का अगर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन इज व्हाट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर किसी भी मेटल का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना स्टार्ट हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो वो कैटेगरी में आ जाएगा रस्टिंग की। अगर हम उसे ऑक्सीडेशन ना करा के रिडक्शन करा दें तो उस मेटल की रस्टिंग बंद हो जाती है। हाउ इज इट पॉसिबल, कि सिंपल, जिस मेटल को आप रस्टिंग से बचाना चाहते हैं उस मेटल के ऊपर आप ऐसे मेटल की लेयर चढ़ा दें जो ज्यादा रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू अदर। तो जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होता है उसकी एसआरपी वैल्यू हाई होती है और वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली प्रोसेस हो जाएगी ऑक्सीडेशन की वजह से। रिएक्टिव मेटल तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बट आपका जो मेटल था वो प्रोटेक्ट रह जाएगा क्योंकि उसका रिडक्शन हो जाएगा उस समय पे। तो उम्मीद करता हूं सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन आपको समझ में आ गया। गैल्वेनाइजेशन इसी के अंदर आता है। देन इलेक्ट्रिकल और कैथोडिक प्रोटेक्शन, देखिए ये दोनों लगभग सेम हैं। इलेक्ट्रिकल और कैथोडिक प्रोटेक्शन में थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों का बेसिक प्रिंसिपल भी सेम है, दोनों रिडॉक्स पे काम करती हैं। यहाँ पर हम लोग एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ाते हैं, बट यहाँ क्या करते हैं कि ये लेयर नहीं चढ़ाते हैं, इनमें क्या करते हैं, एक वायर के थ्रू बड़े से आयरन के ऑब्जेक्ट के साथ या जिस मेटल के हम चीजें बनाते हैं उस मेटल के साथ एक रिएक्टिव मेटल का एक
अमाउंट को वायर के थ्रू जोड़ देते हैं, मतलब एक अमाउंट लिया, जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इनको हमने सपोज आयरन के टैंक के साथ एक वायर से जोड़ दिया, क्या होगा? इस वाले मेथड में हमने किसी भी एक रिएक्टिव मेटल की लेयर चढ़ाई थी, बट इसमें क्या किया, हमने रिएक्टिव मेटल को लिया एक अमाउंट और उसको वायर के थ्रू किसी भी आर्टिकल से जोड़ दिया, किसी भी ऑब्जेक्ट से जोड़ दिया। होगा क्या कि जो रिएक्टिव मेटल है, वायर से दोनों जुड़े हुए हैं, जो रिएक्टिव मेटल है उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और जो आपका कोई भी टैंक है वो रिड्यूस हो जाएगा, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा और उस पर रस्टिंग नहीं आएगी। मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। हम लोग पेट्रोल पंप पे जाते हैं, पेट्रोल पंप के जितने भी टैंक्स होते हैं वो जमीन में लगे होते हैं, और आप जानते हैं कि पेट्रोल पंप जब एक बार बनता है तभी वो टैंक लगाए जाते हैं और एक लंबे समय तक उन टैंकों को रिप्लेस नहीं किया जाता। होता क्या है कि उन टैंकों को हम इलेक्ट्रिकल और कैथोडिक प्रोटेक्शन से हम लोग उसे प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे पॉसिबल होता है ये कि उन बड़े बड़े टैंकों को जमीन में जब लगाते हैं तो उनके साथ वायर के थ्रू एक कॉर्नर में एक छोटा सा बॉक्स बनाया जाता है जिसके अंदर रिएक्टिव मेटल को स्टोर करके और कनेक्ट कर दिया जाता है वायर से। क्या होगा, रिएक्टिव मेटल चूंकि आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है सपोज, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और जिस मेटल का टैंक है वो रिड्यूस हो जाएगा, यानी रिडक्शन पर कोई भी रस्टिंग नहीं होती है, रस्टिंग होती है ओनली एट ऑक्सीडेशन। इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिकल और कैथोडिक प्रोटेक्शन से एनोड और कैथोड बनाकर आसानी से ऑब्जेक्ट्स को, टैंक को, जो भी जमीन में यूज होने वाली पाइपलाइंस होती हैं उनको रस्टिंग से बचा सकते हैं। अगला है यूजिंग एंटी रस्ट सॉल्यूशन, जैसे एल्कलाइन फॉस्फेट होते हैं, एल्कलाइन क्रोमेट होते हैं। देखिए अगर किसी भी मेटल को रस्टिंग से बचाना है तो एक और कंसेप्ट आप लोगों को समझना होगा। एक तो मैंने यहाँ क्लियर कर दिया कंसेप्ट आप लोगों को कि कंसेप्ट क्लियर किया कि ड्यू टू द ऑक्सीडेशन रस्टिंग अकर्स, कोरोजन अकर्स, बट देयर इज ए कॉज आल्सो कि प्रेजेंस ऑफ एसिड, मतलब H+ आयन अगर प्रेजेंट होगा कभी भी तो उस केस में भी ऑक्सीडेशन होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि CO2 हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, वाटर के साथ कंबाइन करती है और H2CO3 बनाती है। देखिए वाटर कंबाइन करता है CO2 के साथ और ये बनता है H2CO3। क्या बनता है? H2CO3, यानी कि कार्बोनिक एसिड बनता है और जो H+ आयन होते हैं, H+ आयन एनचांस करते हैं द रिएक्टिविटी ऑफ कोरोजन को, कोरोजन की एक्टिविटी बढ़ जाती है, मतलब एसिडिक नेचर की वजह से, एसिडिक नेचर बोल सकता हूं H+ आयन को, एसिडिक नेचर की वजह से भी कोरोजन बढ़ जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि बारिश में, पहली बारिश जब होती है तो जितने भी लोहे के ऑर्नामेंट, जो भी आर्टिकल्स और जो भी ऑब्जेक्ट खुले में पड़े होते हैं, जैसे घर में काम होने वाली जो हम लोग बिल्डिंग मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं उसमें सरिया आती है, अगर खुले में पड़ी रहे तो उसमें येलोइश कलर की, रेडिश कलर की लेयर आ जाती है। वो इमीडिएटली आ जाती है क्योंकि पानी जब बरसता है तो वो एसिड रेन की फॉर्म में होता है, क्योंकि CO2 के अलावा SO2, SO3 बहुत सारी पॉल्यूशन में गैसेस प्रेजेंट होती हैं जो कंबाइन करती हैं वाटर के साथ और कोई ना कोई एसिड, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, बहुत सारे एसिड बनाते हैं और एसिड की वजह से भी कोरोजन पॉसिबल होता है। तो मैंने आप लोगों को दो चीजें क्लियर करी। अगर आप लोग क्या करें, एक तो ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट कर दें चीजों को तो आप इजीली बचा सकते हैं, दूसरा अगर आप एसिड से अटैक से बचा सकते हैं तो भी आपका कोरोजन बच जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एंटी रस्ट सॉल्यूशन आपका एल्कलाइन होता है, फॉस्फेट हो सकते हैं, एल्कलाइन क्रोमेट, इनमें जब आप डिप करके रख दोगे किसी भी ऑब्जेक्ट को तो इनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर आ जाती है एल्कलाइन की, और इनके कांटेक्ट में जब भी एसिड आएगा तो एसिड की कांटेक्ट में आने की वजह से ये न्यूट्रलाइज कर देंगे और कोरोजन रुक जाएगा। अब जैसे कि मैंने बात की थी इधर प्योर, यहाँ पे ये प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी वाली बात की थी कि इम्प्योरिटी अगर प्रेजेंट होगी तो उसमें रस्टिंग बहुत जल्दी आती है। उसमें ऐसे एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, जिनकी वजह से रस्टिंग मतलब लेस रिएक्टिव होते हैं, जो और कुछ ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, उनकी रिएक्टिविटी की बेसिस पर उनमें रस्टिंग जल्दी हो जाती है। और भी बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, जैसे हमारे मॉन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में क्या है, आयरन पिलर जिसको हम सभी लोग जानते हैं, आयरन पिलर में आज तक कोई भी रस्टिंग, कोई भी कोरोजन नहीं हुआ है और वो ओपन खुले में लगा हुआ है। अशोक स्तंभ जो जिसको हम बोलते हैं, लौह स्तंभ जो होता है आयरन पिलर, एक्चुअल में उस टाइम पर मॉन्यूमेंट वो जो बनाया गया था वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन से बनाया गया था, उसके अंदर कोई भी आयरन की मतलब इम्प्योरिटी प्रेजेंट नहीं है, इसलिए आज तक उस पर जंग नहीं आया है, उस पर कोई भी रस्टिंग नहीं हुई है। यानी कि अगर हम मेटल्स को प्योर रखते हैं तो कभी भी उनमें रस्टिंग नहीं होती है। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कोरोजन क्या होता है, कोरोजन को
अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, और दूसरा बताया मैंने आप लोगों को ऐसे कौन से मेथड्स है जिससे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं कोरोजन को। ये हमारी लाइफ का पार्ट है, कोरोजन हमें आसपास देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को इस वीडियो से देख के आप लोगों को कॉमन हमारी आज की जो जरूरतें हैं उसको समझने में हेल्प मिली होगी, और अपने सिलेबस का तो हम पढ़ ही रहे हैं जिसमें से बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए प्लीज, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।